नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का कंपटीशन 5 के पर स्वागत करता हूं। आज हम इंग्लिश में कुछ आगे बढ़ते हैं, जैसे कि इसके पहले हम लोग क्लॉज वगैरह समझ चुके हैं। क्लॉज है, एडियम्स है, फ्रेजेज है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबका यूज क्या होता है, उनको पहचान कैसे करना है, सेंटेंस के प्रकार देखे हैं। तो धीरे धीरे हम इंग्लिश से लैंग्वेज में जब आगे बढ़ रहे हैं तो देखो बेसिक चीज़ों की हमको समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो स्टार्ट होने वाला है चैप्टर, वह इस जल्द ही स्टार्ट होगा स्ट्रक्चर बेस्ड चैप्टर, यानी कि टेंस, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, कॉस्टिव सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, क्वेश्चन टैग्स, इन तमाम चीज़ों की समझ तब होगी जब पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब को समझ लेंगे। इंट्रोगेटिव वर्ड्स कितने होते हैं समझ लेंगे, केस क्या होते हैं, पर्सन्स क्या होते हैं, इन्हीं को आज हम देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। तो इसके लिए हम एक सादा पेज लेते हैं, यहाँ पे समझते हैं। जैसे मैं कहा कि ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। जब मैंने बोला वह स्कूल जा रहा है तो यहाँ पर जो ये है जा रहा है, ठीक है। तो ये जा मतलब जाना, गो, तो गो क्या है, मेन वर्ब है। गो क्या है, मेन वर्ब है, काम को करने वाला वर्ब है। स्कूल जाने का काम, तो स्कूल जाने का काम यानी जाना एक काम है, काम है मतलब वर्ब है। अब इसकी सहायता के लिए यहाँ पे लिखा है जा रहा है। ये रहा है क्या है कि ये टेंस में परिवर्तन को दिखाता है। यहाँ पर कौन सा टेंस होगा इससे पता चल रहा है, और ये इसकी सहायता के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो वर्ब की सहायता के लिए यानी वाक्य को पूरा करने के लिए वर्ब में जो सहायता के रूप में इस्तेमाल होता है, इसी को हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, या इसी को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया, या इसी को कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब इसी को कहा जाता है। जैसे यहाँ पे गो, गो क्या है, वर्ब है। इसको मेन वर्ब कहते हैं क्योंकि ये काम करने वाला वर्ब है। अब इसके साथ जो ये इज लगा हुआ है, ये इसी गो के साथ लगा हुआ है, तो ये टेंस को निर्धारित करने के लिए और गो की सहायता के लिए लगा हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं हेल्पिंग या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये होता है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ये तीन तरह की होती हैं। देखिए, मेन वर्ब में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है या टेंस में परिवर्तन होना है तो एक सहायक क्रिया का इस्तेमाल होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये 24 होती हैं। इनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है प्राइमरी, एक होता है मॉडल, एक होता है सेमी मॉडल। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में ये जो हैं ये लगभग 11 हैं। इनकी तीन कैटेगरी है। देखिए, प्राइमरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब तीन कैटेगरी है। एक है डू, एक कैटेगरी है डू, और एक कैटेगरी है बी, इसको बी में रखते हैं, और एक है हैव, ठीक है, हैव। देखिए, तो यहाँ पे डू में क्या होता है, तीन होता है। एक डू होता है, डज होता है, डिड होता है। डू और डज प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है। इससे डू का पास्ट फॉर्म होता है डिड, इससे डू का पास्ट फॉर्म होता है डिड। और इज, एम, आर, वाज, वर, ये बी के 5 रूप हैं। बी के 5 रूप ये होते हैं इज, आर, एम, वाज, वर। इज, एम, आर ये प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं, और वाज और वर क्या होता है, ये पास्ट में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। हैज, हैव, हैड ये हैव के अंतर्गत आते हैं। हैज, हैव प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं, हैड उसी का पास्ट फॉर्म है। तो ये हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जिनको हम लोग टेंस में पूरा पढ़ेंगे। टेंस में इन 5 3 8 3 11 इन 11 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अलावा किसी और वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, यानी सहायक क्रिया के रूप में, ठीक है। तो इनके अलावा और किसी का इस्तेमाल नहीं होता है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, देखिए बहुत ज़रूरी है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब समझना। इसमें विल होता है, विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड, ये विल से निकला हुआ है। सैल होता है, सैल से निकला हुआ है शुड, ये सैल से निकला हुआ, इनको हम पढ़ेंगे। कैन, कैन का पास्ट फॉर्म कुड, इन दोनों को समझेंगे विस्तार से कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होना है। मे और माइट ये भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। मे प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, माइट इसका पास्ट फॉर्म है, पास्ट में इस्तेमाल होता है।
ought to and must, ये दो प्रमुख मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं जिनको हम लोग डिटेल में यहाँ पर स्ट्रक्चर्स में आने वाले लेक्चर में हम अगले लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो तीसरा टाइप होता है ऑक्सिलरी वर्ब का होता है सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें यूज टू आता है। यूज टू क्या होता है? पास्ट की किसी आदत को, पास्ट की किसी आदत को डिनोट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मोहन खाना खाया करता था, मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था, आदि मानव जंगलों में भोजन की तलाश में भटका करते थे, हजारों साल पहले इंसान गुफाओं में रहा करता था। ये पास्ट की किसी घटना, आदत के रूप में प्रदर्शित करना होता है। तो हम लोग यूज टू या फिर हम वुड का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, नीड जरूरत के सेंस में इस्तेमाल होता है, आवश्यकता। डेयर साहस या हिम्मत के सेंस में इस्तेमाल होता है। तो ये प्रमुख कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं जिनको हमने देखा कि ये लगभग 24 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आगे हम जो सेंटेंस में पढ़ेंगे वो इंट्रोगेटिव वर्ड पढ़ेंगे। तो इंट्रोगेटिव वर्ड या इनको क्वेश्चन वर्ड बोला जाता है, प्रश्नवाचक शब्द बोला जाता है। भाई जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हो ना तो बहुत से क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल होते हैं, उनका हमको मतलब नहीं पता होता है। तो ऐसे 13 क्वेश्चन वर्ड हैं। इन 13 क्वेश्चन वर्ड को हम डिटेल में समझेंगे। अभी थोड़ा सा इनको समझते चलते हैं, इनका मतलब क्या होता है, क्योंकि हम इनको स्ट्रक्चर में यूज करेंगे। जैसे व्हाट, व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हाट को हिंदी में कहते हैं क्या। तो क्या एक प्रश्न की तरह इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये क्या एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है, एडवर्ब की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है, प्रोनाउन की तरह भी, इंटरजेक्शन की तरह भी। इनको हम सेंटेंस में देखेंगे कब कौन सा रूप इस्तेमाल हो रहा है। या कभी कभी व्हाट का इस्तेमाल जो या जिसका के रूप में भी होता है जब कंजंक्शन बनता है। व्हेन का इंट्रोगेटिव में अर्थ होता है कब। तो कब कोई काम करते हो तो काम करना वर्ब है, और कब करते हो तो ये एडवर्ब हो जाएगा। वेयर का मतलब होता है कहाँ, कहाँ कोई काम करते हो, काम करना वर्ब होगा, कहाँ काम करते हो ये एडवर्ब हो जाएगा। तो कहाँ। वाई मीन्स होता है क्यों, क्यों भी क्या है, एडवर्ब है। हाउ मीन्स होता है कैसे, कैसे भी क्या है, एडवर्ब है। हु मतलब होता है कौन, कौन तुम्हें जानता है। हु नोज यू, कौन तुम्हें जानता है। तो कौन यहाँ पर किसी का नाम नहीं है, नाम होता तो नाउन होता, उस नाउन की जगह इस्तेमाल हो, जो तुम्हें जानेगा वो नाउन होगा, उसकी जगह कौन लगा है तो कौन क्या है, प्रोनाउन भाई। तो कौन, पहली बात तो हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है, एकदम ध्यान दीजिए। हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करेंगे मैक्सिमम, और इसका अर्थ होगा कौन, ये प्रोनाउन का काम करेगा। उसके बाद इसी हु का जो ऑब्जेक्ट बनता है हुम बन जाता है। हु का ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, हुम। तो हुम मतलब किसको, किसको पर भी कोई व्यक्ति का नाम ही आएगा तो ये भी क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे। हु सब्जेक्टिव फॉर्म है, और हु का जो हुम बनता है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा। अब देखिए हुज, हुज का मतलब होता है किसका। हुज पेन किसकी कलम, हुज बुक किसकी किताब, हुज हाउस किसका घर। तो यहाँ देखिए जब भी मैं हुज बोल रहा हूँ तो इसके साथ कोई ना कोई नाउन जरूर बोल रहा हूँ। हुज पेन, पेन नाउन है। हुज बुक, बुक नाउन है। हुज हाउस, हाउस नाउन है। इसका मतलब नाउन के साथ जो इस्तेमाल होता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो हुज क्या है, एडजेक्टिव फॉर्म है। हुज का मतलब होता है किसका, ये अधिकार बता रहा है किसका। ठीक है, किसकी कलम, तो किसकी कलम, जिसकी भी कलम होगी उसका उस पर अधिकार होगा। तो हुज क्या होता है, पोजीशन बता रहा है, अधिकार बता रहा है। तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव इसको कहेंगे। हुज जो है किसका, किसकी, ये होता है। व्हिच, व्हिच का मतलब होता है कौन सा, विच का मतलब होता है कौन सा, यानी कि ये चुनाव की बात कर रहा है, सिलेक्शन की बात कर रहा है।
कौन सी किताब आप पसंद करते हो, कौन सा रंग आपको पसंद है, कौन सा भोजन करते हो। तो ये कौन सा जो है, कौन सा रंग आपको पसंद है, तो कई रंगों में एक रंग के चुनाव की बात हो रही है, तो वहाँ पे विच का प्रयोग है। इसके साथ भी कोई ना कोई नाउन लगेगा, विच कलर, विच बुक, विच स्टोरी, कौन सा रंग, कौन सी किताब, कौन सी कहानी। तो ये भी एक एडजेक्टिव है, लेकिन इसका अर्थ है कौन सा, यानी कई चीजों में से चुनाव की बात होती है। हाउ मेनी का मतलब है कितना। देखिए हाउ मेनी का भी मतलब है कितना, हाउ मच का भी मतलब है कितना, लेकिन हाउ मेनी का प्रयोग संख्या दिखाने के लिए होता है, जिसकी गणना कर सकते हो। कितनी कलम, कितनी गाय, कितने लड़के, तो जिसको गिन सकते हो वहां पर कितना कितनी के लिए हाउ मेनी इस्तेमाल होगा, उसके साथ लड़का लड़की जो भी रहेगा वो नाउन हो जाएगा। तो हाउ मेनी, जब से हमने कहा हाउ मेनी बॉयज, कितने लड़के, तो लड़के क्या है, नाउन है। हाउ मेनी नाउन के साथ लगाते ही एडजेक्टिव हो गया। तो गणना करने के लिए हाउ मेनी का प्रयोग होता है कितना। हाउ मच क्या होता है, जहाँ पे गणना ना कर, मात्रा दिखाने के लिए। कितना पानी, हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर, तो कितना पानी। तो वाटर क्या है, नाउन है, पानी क्या है, नाउन है, लेकिन ये क्या पानी के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो ये हाउ मच एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ये हाउ मच कितना यहाँ भी है अर्थ, लेकिन ये हाउ मच लग रहा है क्योंकि पानी हम गिन नहीं सकते। कितना दूध, हाउ मच मिल्क, दूध नहीं गिन सकते। कितना तेल, हाउ मच ऑयल, तो यहाँ पर जिसे गिन नहीं सकते मात्रा दिखाना है, वहाँ पे हाउ मच लगेगा। हाउ लॉन्ग, अधिक समय, कितना समय हुआ, कितनी देर, देरी दिखाने के लिए। हाउ फार, कितना दूर, एक प्रकार से लंबी दूरी दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये 13 इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं, इनको हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे। उसके बाद जो इस्तेमाल होता है वो होता है पर्सन। पर्सन क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन में एक होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मतलब ऐसे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को प्रदर्शित होते हैं। जैसे मैंने बोला मैं, तो मैं किसी व्यक्ति के लिए बोल रहा हूँ। हम लोग किसी व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसे जो प्रोनाउन है इनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे तुम किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं। तो ये 3 तरह के, इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये 3 पर्सन होते हैं। अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मैं पहला इंसान हूँ भाई, फर्स्ट पर्सन। या हम लोग कहेंगे तो हम लोग पहले अपनी बात करेंगे फर्स्ट पर्सन, फिर मैं सामने वाले की बात करूंगा यू, तो यू क्या होगा, सेकेंड पर्सन में आएगा। फिर तीसरा कोई भी बात होगी जो यहाँ है ही नहीं, तो इसमें आएगा वाह वे, तो ये थर्ड पर्सन होंगे। तो आई का देखो ये सब सब्जेक्टिव केस में बात ध्यान देना, सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। आई का मतलब मैं होता है। मैं देखिए वैसे तो ये सिंगुलर है लेकिन ये प्लूरल में भी इस्तेमाल होता है। वी का मतलब क्या, तो वी मतलब हम या हम लोग, तो ये प्लूरल है क्योंकि इसमें कई लोग हैं। यू मतलब तुम, कोई एक व्यक्ति को तुम कहेंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन यू मतलब तुम या तुम लोग, ये एक से ज़्यादा हो जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा। ही का मतलब वह, लड़कों के लिए इस्तेमाल होता है, बॉयज़ के लिए। सी का मतलब भी वह होता है लेकिन ये गर्ल्स के लिए इस्तेमाल होता है भाई, लड़कियों के लिए सी का इस्तेमाल होता है वह। इट का मतलब होता है यह। दे का मतलब होता है वे, जब एक से ज़्यादा कोई चीज़ होती है, प्लूरल फॉर्म में कई होती हैं, तो वहाँ पे दे का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से ये 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इनको हमने क्या किया, केस फॉर्म में बांट दिया गया है। सब्जेक्ट के रूप में कहाँ इस्तेमाल होगा, देखिए सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट के रूप में है। इसका जब ऑब्जेक्ट बनता है तो मी बन जाता है, जिसे कहते हैं मुझे, ठीक है। और वी का ऑब्जेक्ट अस बन जाता है, हमें या हमको। यू ही रहेगा, तुम या तुमको। यू प्लूरल बनाएंगे, तुम लोगों को, तुम सबको। ही मतलब वह होता है तो इसका उसको हो जाएगा या उसे हो जाएगा। सी मतलब वह होता है, ऑब्जेक्ट में हर हो जाएगा, इसे, उसे या उसको। इट का इट ही रहता है ऑब्जेक्ट, दे का देम हो जाता है। दे मतलब होता है वे, और यहाँ पे हो जाता है उन्हें, ठीक है। ये तो ठीक है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आई का मी बन जाएगा, वी का अस बन जाएगा, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम होगा, सी का हर होगा, दे का देम होगा, याद रखना। अब देखिए पॉजेसिव फॉर्म में यहाँ पर आई नहीं रहेगा,
ओ रहेगा केवल। तो पॉजेसिव मतलब होता है अधिकार, पॉजेसिव का मतलब क्या होता है, अधिकार। तो अधिकार में देखिए एक होता है एडजेक्टिव में, माई एडजेक्टिव जब भी रहेगा इसके साथ नाउन लगेगा, इन सब के साथ क्या लगेगा, नाउन लगेगा। आप कहोगे कैसे भैया, बताते हैं। इन सब के साथ नाउन लगेगा, सबके साथ नहीं। या माई, कभी माई अकेले नहीं होता, माई पेन होता है, माई बुक होता है, माई हाउस होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई ना कोई नाउन लगेगा। तो ये एडजेक्टिव फॉर्म में है। आई का एडजेक्टिव माई, वी का अवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर होता है, दे का देम होता है, इट का इट्स होता है, दे का दियर होता है। और जब इसी का प्रोनाउन बनता है भाई, प्रोनाउन तब बनेगा जब नाउन को हटा दोगे, नाउन को गायब कर दोगे। तो माई नहीं रह जाएगा बल्कि माइन हो जाएगा, अवर नहीं रहेगा बल्कि अवर्स हो जाएगा, योर नहीं रहेगा योर्स हो जाएगा, हिज हिज ही रहेगा, हर का हर्ष हो जाएगा, इट छोड़ दीजिए, दियर का दियर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोनाउन में जब नाउन हटेगा तो इस तरह से ये बन जाएगा, इनको आप ध्यान दीजिएगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब जहाँ पर स्वयं का अर्थ दे या खुद का अर्थ दे। स्वयं मैंने काम किया, खुद मैंने काम किया, तो मैं खुद यह काम किया या मैं स्वयं, तो आई के साथ माई सेल्फ लगा दोगे। हम लोग खुद काम किए तो हम का होता है वी, तो वी के साथ अवर सेल्फ हो जाएगा। तो सेल्फ नहीं, यहाँ सेल्फ्स हो जाएगा प्लूरल में। ठीक है, क्योंकि प्लूरल में यप हटा के वी ई एस लग जाता है। और उसके बाद यू का योर सेल्फ हो जाएगा सिंगुलर में, प्लूरल में योर सेल्फ हो जाएगा। ही का हिम सेल्फ हो जाएगा, हर का हर सेल्फ हो जाएगा, इट का इट सेल्फ हो जाएगा, और देम का देम सेल्फ हो जाएगा क्योंकि ये प्लूरल है। तो ये जहाँ पे रिफ्लेक्शन यानी खुद पर जब कोई बात आती है स्वयं को, तो वहाँ पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब देखिए इतनी चीज़ों को जब हम समझ लिए हैं, तो अब जो सबसे मुख्य चीज़ स्टार्ट होने वाला है वह होने वाला वर्ब। इसी वर्ब पे पूरा हमारा इंग्लिश स्ट्रक्चर, इंग्लिश का टोटल स्ट्रक्चर इसी पर डिपेंड करता है। जितने भी पैसेज, न्यूज़पेपर, पैराग्राफ, जो भी स्टोरी वगैरह होती है, इन सब का जो बेस होता है ये वर्ब नामक चैप्टर होता है। इफ़ यू अंडरस्टैंड अबाउट द लेसन ऑफ वर्ब, अगर वर्ब के लेसन को आप विधिवत समझ चाहते हैं, देन आपको पैसेज, पैराग्राफ या स्टोरी समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि इसमें पढ़ना क्या होता है भाई, टेंस पर तो पूरी कहानी लिखी होती है। उसी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, यूज टू, मॉडल ऑफ जी वर्ब पे तो कहानी लिखी होती है। या तो फिर बहुत होगा पैसिव फॉर्म में लिखा होगा, या तो कॉस्टिव फॉर्म में लिखा होगा, या कंडीशनल सेंटेंस में होगा, या कहीं कहीं क्वेश्चन टैग देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट आपको मिलेगा, इन्फिनिटिव के रूप में सेंटेंस मिल जाएंगे, जीरेंड के रूप में मिल जाएंगे, पार्टिसिपल के रूप में मिल जाएंगे। इतनी तरह के स्ट्रक्चर जब आप पढ़ोगे तो आप कॉन्फिडेंस फील करोगे, आपको लगेगा कि वाकई में इंग्लिश में अब कॉन्फिडेंस आ रहा है। फिर अगर कोई सीखने के लिए चीज़ बचती है तो वह है जो हमेशा आदमी सीखता रहता है, वर्ड पावर, शब्दों का भंडार, शब्द ज्ञान कि हमारे पास शब्दों की पावर कितनी है, इंग्लिश के टर्म हमको कितने याद हैं। जितने बेहतर टर्म आपको याद होंगे उतनी अच्छे से आप इंग्लिश का यूज कर पाते हैं। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, और वर्ब नामक चैप्टर में हम सोच रहे हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से शुरुआत करते हैं। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अब कहानी आगे बढ़ चुकी है, तो अब हम देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसको हम अगले लेक्चर में देखते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।